अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने विटामिन्स का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था अपने सिलेबस में से, जिसमें से हमने विटामिन ए और डी जो थे वो पढ़ लिए थे फैट सोल्युबल विटामिन्स में से। आज हम फैट सोल्युबल विटामिन्स में से ई और के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ई के साथ। सबसे पहले तो वही पॉइंट आएगा कि ये हमारे पास क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं। ये विटामिन ई जो है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, नेचुरली बॉडी की एंटीऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन करते हैं बॉडी के लिपिड्स की। जो दूसरे दो नाम हैं विटामिन ई के अलावा जो नेम है वो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ऑल्सो द विटामिन इन सर्च ऑफ अ डिजीज़। कि अभी तक हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, विटामिन ई से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं मिली, इसलिए हम इसको कहते हैं कि विटामिन इन सर्च ऑफ अ डिजीज़। जो इसके सोर्सेज हैं, डाइटरी सोर्सेज हैं, वो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स आती हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स होती हैं वो उनके अंदर हायर क्वांटिटी के अंदर विटामिन ई पड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल वीट जर्म ऑयल्स आ गई, कॉटन सीड्स ऑयल आ गई, सनफ्लावर ऑयल आ गया, पीनट ऑयल आ गई। इन सब के अंदर हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर विटामिन ई पड़ा हुआ होता है। स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर कौन सी चीज़ें होंगी जिसके अंदर विटामिन ए होगा? दीज आर द मीट, मिल्क, बटर एंड द एग्स। इवांस और उसके कोलीग्स ने 1936 में आइसोलेट किया था कंपाउंड्स ऑफ विटामिन ई को, और उसको उसने नाम दिया था टोकोफिरोल्स का। सो अब हम जो अदर नेम फॉर द विटामिन ई है उसको हम टोकोफिरोल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली विटामिन ई के अंदर हमारे पास लिपिड के जो है ना वो लिपिड सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स होते हैं। यानी विटामिन ई के अंदर हमारे पास पर दो ग्रुप्स होते हैं, एक टोकोफिरोल्स होंगे और एक टोकोट्राइइनोल्स होंगे। टोकोफिरोल्स जो हैं वो 8 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इनके हमने नाम अल्फ़ा, बीटा, गैमा की रखे हुए हैं, ठीक है। और इन 8 में से जो मोस्ट एक्टिव टोकोफिरोल है वो अल्फ़ा टोकोफिरोल है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से होगा विटामिन ई का। तो विटामिन ई जो है वो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग विद द आइसोप्रेनॉइड, यानी 3 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रेनॉइड साइड चेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन ई, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक क्रोमेन रिंग लगी हुई है। इस क्रोमेन रिंग के साथ हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 3 यूनिट ऑफ आइसोप्रेनॉइड जो हैं वो लगे हुए हैं। इफ़ यू सी यू कैन सी द 6th पोजीशन ऑफ द चेन, कि हमारे पास जो जो रिंग है, रिंग की 6th कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, एंड दिस OH ग्रुप प्रोवाइड्स द एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी टू द विटामिन ई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम पिछले लेक्चर में देख कर आए थे कि आइसोप्रेनॉइड के अंदर हमने कहा था कि आइसोप्रेनॉइड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी एक एक्स्ट्रा बन गई है। तो इसमें हमने ये कहा था कि इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव जो होते हैं वो डबल बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। ये 3 आपके रिंग्स हैं या 3 यूनिट ऑफ आइसोप्रेनॉइड है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये किस तरह से लगा हुआ है। तो फिर हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्यों डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स हैं। ये सच आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि विटामिन ई के अंदर जब हमने आइसोप्रेनॉइड ड्रॉ करना है तो उसमें हमने डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं लगाना। द नेक्स्ट चीज़ कि हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है विटामिन ई की, वो इस OH ग्रुप की वजह से है, जो कि कार्बन नंबर 6 पे लगा हुआ है ऑफ द रिंग। अब जो टोकोफिरोल्स में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस या तो मिथाइल ग्रुप के नंबर चेंज होने की वजह से आ रहा है, किसी में 2 लगे होंगे, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से नंबरिंग की बेस पे डिफरेंस आ रहा है, या फिर पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप में आ रहा है कि कहीं पे मिथाइल ग्रुप किसी पोजीशन पे अटैच होगा और कहीं पे किसी पोजीशन में। अभी इसके आगे एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे।
अल्फ़ा टोकोफिरोल के अंदर हमारे पास 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, एक कार्बन 5 पे, कार्बन 7 पे और 8 पे, ये पोजीशन है। लेकिन बीटा टोकोफिरोल के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, वन इज़ एट द कार्बन 5 एंड द अदर इज़ एट पोजीशन 8। जबकि आप गैमा टोकोफिरोल को देखेंगे तो फिर इसके अंदर हमारे पास 7 और 8 जो होंगे ये पोजीशंस होंगी जिसके पास, जिन पोजीशंस पे मिथाइल जो ग्रुप लगा होगा टोकोफिरोल के अंदर। सिग्मा टोकोफिरोल को जब आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, वो एट पोजीशन 8 है। ये था हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन ऑफ द विटामिन ई किस तरह से होती है। जो फ्री टोकोफिरोल्स हैं और उनके जो ईस्टर्स हैं वो रेडिली एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। आप पीछे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फैट सोलेबल विटामिन्स हैं उनकी बेटर एब्जॉर्प्शन होती है बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस में, बाइल एसिड की प्रेजेंस में, बाइल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इनकी अब क्या होगी, फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ द बाइल। और एब्जॉर्ब किस तरह से होंगे, एब्जॉर्ब हो गए। अब इस एब्जॉर्ब्ड विटामिन ई को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लीवर तक, किस तरह से कि ये लिपोप्रोटीन्स के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और ब्लड के थ्रू कैरी किए जाएंगे टू द मसल्स एंड टू द एडिपोज टिश्यूज फॉर द स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रही है, लिपोप्रोटीन के साथ जुड़कर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे टू द टारगेट टिश्यूज या टू द स्टोरेज टिश्यूज। बल्कि स्टोरेज टिश्यूज कहना ज़्यादा बेहतर है टारगेट टिश्यूज के निस्बत। Under normal dietary conditions, there is no significant excretion of the tocopherols in urine or feces, as it is rapidly and extensively undergoes the destruction in GIT tract and in tissues. ठीक है, वो यही कह रहा है कि हमारे पास फीसिस के अंदर या यूरिन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन ई नहीं पड़ा हुआ होता। प्लेसेंटा के थ्रू भी जो है वो विटामिन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम मदर टू द बेबी, बट दिस ट्रांसफ़र इज़ लिमिटेड। अगर हम देखें कि हमारे पास इस प्लेसेंटल ट्रांसफ़र को रिलेट करें विद दैट ऑफ द मेमोरी आपका ट्रांसफ़र, तो वो एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। यानी हमने देखा कि अल्फ़ा टोकोफिरोल का जो लेवल था वो जो ब्रेस्ट फीडिंग थी उन इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द दोज इन्फेंट्स हु वर ऑन द बॉटल। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ द बायोकेमिकल फंक्शन, कि हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है। अब एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन यहाँ पे बहुत मुश्किल कहानी लिखी हुई है। जो सबसे बेसिक बात यह है कि वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ईजीली जो लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन की, उसके साथ जो है वो अटैक करेंगे उसके ऊपर और इस तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन की या सेल की जो इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं विटामिन ई, उन फ्री रेडिकल्स के साथ खुद रिएक्ट करके, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या खुद मतलब रिएक्शन कर लेंगे उनके साथ और इस तरह से वो जो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी हुई उसको बचा लेंगे इस ऑक्सीडेशन से, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो वो रिमूवल ऑफ फ्री जो रेडिकल्स हैं उसको करेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, उसकी पर ऑक्सीडेटिव इफ़ेक्ट से बचाते हैं जो विटामिन ई हैं। अब किस तरह से बचाते हैं, या खुद रिएक्ट कर लेते हैं विटामिन ई लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल्स के साथ, ठीक है, और उसके बाद फिर ये खुद एक्ट करते हैं एज अ फ्री रेडिकल टैपरिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे पास एक इमेज दिखाया हुआ है जिसके अंदर ये OH ग्रुप जो है चेन के साथ लगा हुआ, ये खुद जो है वो क्या हो गया, मतलब इसने खुद रिएक्शन कर लिया। हाँ, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक सेलेनियम कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है। अब फ्री रेडिकल बन गया, विटामिन ई ने खुद उसके साथ बाइंड कर लिया। बाइंडिंग के बाद क्या होगा विटामिन ई का,
इस तरह से होता है कि ये खुद आफ्टर सम टाइम जो है ना वो खुद फ्री विटामिन ई बन जाता है, ठीक है, यानी ये सिर्फ बचा लेता है। अब क्या हुआ कि हमारे पास टोकोफेरोक्सी फ्री रेडिकल बना, ठीक है, जो कि हाईली अनरिएक्टिव है और अल्टीमेटली फॉर्म हो जाता है इनटू द नॉन रेडिकल कंपाउंड। अब फ्री रेडिकल से वो किस में चला गया, नॉन रेडिकल कंपाउंड के अंदर बन जाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये दोबारा रीबैक कर लेते हैं हम, यानी दोबारा अल्फा टोकोफेरोल मिल जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ विटामिन सी फ्रॉम द प्लाज्मा और रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, ठीक है। इस तरह से हमें दोबारा विटामिन ई मिल जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट और मेजर फंक्शन था कि हमारे पास किस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ये आपकी इस सिंथिया नारायण के बुक के अंदर जो है ना वो लिखा भी हुआ है, आप लोगों को वहाँ इजी लिखा हुआ है, अगर यहाँ से समझ नहीं आएगी तो आप लोग वहाँ से कर लेना। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या रोल होता है कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होंगे कि इरिवर्सिबल डीजेनरेटिव चेंजेस होंगे जो कि लीड करेगा टू द परमानेंट स्टेरिलिटी, और इसी वजह से हमने इसको कहा था कि ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी है। और इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रैट्स के ऊपर किया गया था, जिसमें हमने देखा कि अगर मेल रैट के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी कम हो रही थी तो फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो रही थी और स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयर हो रही थी। फीमेल्स के अंदर ओवरी अनअफेक्टेड थी विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन वो जो फीमेल रैट थी वो जो है वो अनेबल थी टू कैरी द प्रेगनेंसी, ठीक है, फुल टर्म तक प्रेगनेंसी को वो नहीं लेकर जा सकती थी। जो दूसरे फंक्शंस हैं, ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं वो क्या हैं, हाँ, टोकोफेरोल डेरिवेटिव जो है वो मे बी इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम क्यू और यूबिक्विनिन। इसके अलावा हमारे पास इसका फंक्शन जो है वो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में है। ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन्स को। सेलुलर रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, जो आखिरी स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ हीम, सॉरी एक पॉइंट स्किप हो गया यहाँ से, कि जो आरबीसीज होते हैं उसकी मेम्ब्रेन को भी प्रिवेंट करती है, और वो भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रिवेंट की जाती है बाय द एंटीऑक्सीडेटिव प्रोसेस या एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द विटामिन ई। उससे क्या होगा कि जो आरबीसी है उसकी हीमोलाइसिस नहीं होगी और इस तरह से आरबीसी जो है वो प्रिवेंट किए जाते हैं। आरबीसी से याद आ गया था, ये हीम की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए को। जो क्रेटिन जो है उसकी मसल के अंदर प्रॉपर स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन के लिए ज़रूरी है विटामिन ई। प्रोटेक्ट करते हैं लीवर को डैमेज से बाय द टॉक्सिक कंपाउंड्स। ये कुछ और फंक्शंस थे जो विटामिन ई के साथ एसोसिएटेड हैं अदर दैन द ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी से क्या होगा, कि हमारे पास जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो विटामिन ई है वो बेसिकली मेजर जो है वो किस में इन्वॉल्व है, आपकी न्यूरो जो डिसफंक्शंस हैं उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नो कोई हमें स्पेसिफिक रिलेटेड डिजीज़ नहीं मिली विटामिन ई के साथ, लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस हैं वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारे पास डेफिशिएंसी से कौन कौन सी लिंक्ड डिजीज़ हैं। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस वगैरह हैं, डाइटरी हेपेटिक नेक्रोसिस है। क्योंकि जब आपका सिग्नलिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होगी तो फिर न्यूरो मस्कुलर आपकी जो डिसऑर्डर्स हैं
वो वाइड वैरायटी के आएंगे। विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन होगी। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की विटामिन ई यही काम कर रहा था ना कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से बचा रहा था। अब जब बेचारा है ही नहीं तो वो किस तरह से उसको प्रिवेंट करेगा। तो जब उसकी प्रिवेंशन नहीं होगी तो मसल के अंदर क्या होगा, राइज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी और पेरोक्साइड प्रोडक्शन होगी। ठीक है, यानी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली डेंजरस होते हैं सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड्स जो होंगे ये कॉज करेंगे इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर हाइड्रोलेज एक्टिविटी बाय अफेक्टिंग द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। अब जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होगी उसको जो है वो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे उस मेम्ब्रेन की। उसके रिजल्ट में क्या होंगे कि जो उसके लाइसोसोम के एंजाइम्स होंगे वो कांटेक्ट में आ जाएंगे और मसल के अंदर जो है वो क्रेटिनिन प्रोटीन का जो है वो क्या होगा, ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनी शुरू हो जाएगी। केराटिन, ये जो क्रेटिन है ये मसल के अंदर कम पड़ी हुई होगी इस कंडीशन में, विटामिन ई की डेफिशिएंसी में, जबकि यूरिया के अंदर जो है वो ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हमारे पास क्या होगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी और विटामिन ई जो है वो इस तरह से आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज कर सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो अगर प्लाज्मा के अंदर टोकोफेरोल का लेवल जो है वो लो प्लाज्मा टोकोफेरोल जो है वो इंक्रीज कर देता है सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द हीमोलाइसिस ड्यू टू पेरोक्साइड्स एंड द डायलूरिक एसिड। अभी मैंने बताया था कि जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उसकी भी एंटीऑक्सीडेशन कराता है विटामिन ई। ठीक है, अब जब विटामिन ई कम है, टोकोफेरोल कम है, तो फिर क्या होगा कि उसकी हीमोलाइसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये रीज़न होगा टू द हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी आरबीसीज जो होंगे वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे और इस तरह से एनीमिक कंडीशन जो है वो बनेगी। अब एनीमिक कंडीशन में एडिमा होता है, रेटिकुलोसाइटोसिस बनते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बनते हैं, थ्रोम्बस बन सकता है। ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं और ये सिम्टम्स जो हैं वो ऑल्सो एग्रीवेट कर सकते हैं। एक तो पहले ही हीमोलाइसिस हो रहा है, उसके अलावा अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि रिच है एसेंशियल फैटी एसिड से, क्योंकि हमने देखा कि विटामिन जो हैं, विटामिन ई जो है वो लिंक्ड होता है विद दैट ऑफ द लिपिड। अब आप लिपिड रिच डाइट ले रहे हो तो विटामिन ई जितने भी क्वांटिटी, एक तो पहले ही कम क्वांटिटी के अंदर पड़े हैं और जितने भी पड़े हैं वो किसके साथ मिल जाएंगे, लिपिड के साथ मिल जाएंगे, तो उसका फंक्शन जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। डाइटरी हेपेटिक नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो डाइट्स जो हैं जो कि लो होंगी इन सिस्टीन और रिच होंगी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो फिर ये हेपेटिक नेक्रोसिस करेंगी, यानी लीवर के सेल्स का डेथ कराएंगी। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि हमने विटामिन ई और सेलिनाइड कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, और जब ये दोनों अपनी प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे होंगे तो फिर इस तरह से हम हेपेटिक नेक्रोसिस को, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कैट डिजीज़ हैं यानी क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं वो भी प्रिवेंट की जा सकती हैं बाय द विटामिन ई। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है उसमें विटामिन ई देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रहा है उन पेशेंट्स के अंदर, बचा रहा है उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ में मतलब के चांसेस कम हो जाते हैं विटामिन ई की वजह से। अब हम पढ़ते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है वो 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, K1, K2 एंड K3। इनमें से K1 K2 जो है वो नेचुरल आपके सोर्सेज से आए हुए होंगे, जबकि K3 जो है वो सिंथेटिक सोर्स से आता है। ये दोनों हीट सॉल्युबल सारे जो हैं वो हीट सॉल्युबल हैं। विटामिन के जो होगा ये वो वाहिद फैट सॉल्युबल विटामिन है जो एक्ट करता है एज अ को एंजाइम। अभी हम देखेंगे किस तरह से।
जो K1 और K2 हैं वो फैट सोलेबल हैं, जबकि K3 जो है वो वाटर सोलेबल है। यानी जो नेचुरल विटामिन K हैं वो क्या होंगे, फैट सोलेबल, जबकि जो सिंथेटिक है वो क्या है, वाटर सोलेबल है। ये सारी की तीनों जो फॉर्म्स हैं विटामिन K की, ये क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं, नेफ्थोक्यूनिन डेरिवेटिव्स हैं। विटामिन A का दूसरा नाम हमारे पास फाइलोक्यूनिन है, विटामिन K2 का दूसरा नाम हमारे पास मेनाक्यूनिन है, और जो क्या कहते हैं, विटामिन K3 होगा उसका नाम हमारे पास मेनाडाइओन है। ये हमारे पास तीनों विटामिन्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स हैं। इनमें हमारे पास चेन होती है, ठीक है, उस चेन का आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चेन के साथ हमारे पास जो है वो साइड पे ये लगा हुआ होता है आइसोप्रीनाइड चेन। K1 और K2 के अंदर आइसोप्रीनाइड चेन लगी हुई होती है। K1 का जो है वो हमारे पास प्लांट सोर्स आता है, यानी प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला K जो होगा वो K1 की फॉर्म में होगा, और जो एनिमल्स के अंदर K मिलेगा वो K2 की फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा K2 जो है वो जो इंटेस्टाइन के अंदर पड़े हुए बैक्टीरिया होते हैं वो K सिंथेसाइज करते हैं, वो जो K है वो K2 की फॉर्म में आता है। विटामिन्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इरेडिएशंस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज। ये वो फैक्टर्स हैं जो विटामिन K की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। ये विटामिन K1, K2 और K3 थे। इनमें आप देख लो कि साइड चेन्स किस तरह से आइसोप्रीनाइड की साइड चेन्स लगी हुई हैं। अब विटामिन K के सोर्सेज जो हैं, जो नेचुरल विटामिन K होंगे उनके या तो आप डाइट से ले सकते हो, या जो आपका फ्लोरा है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा, वहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, फैट सोलेबल है तो हमारे पास काइलोमाइक्रोन के साथ जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और अगेन फैट सोलेबल है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर होगी विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। ट्रांसपोर्ट ये किया जाता है LDL के थ्रू, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये स्टोर होता है लार्जर क्वांटिटी के अंदर लिवर के अंदर, लेकिन सम स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर दूसरे टिश्यूज़ के अंदर भी स्टोर हो सकता है। प्लेसेंटा को भी ये क्रॉस करके आ सकता है, और डेवलपिंग फीटस के अंदर जो है को प्रोवाइड किया जा सकता है विटामिन K। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती एट द नीड या एट द टाइम सफिशेंट होती है। आफ्टर बर्थ जो है ना हमें एडिशनल विटामिन K प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि हीमोलाइसिस ना हो उसके अंदर। ये भी थोड़ी देर में हम पढ़ लेंगे कि क्या है। डाइटरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो विटामिन K के जो हैं वो रिच सोर्सेज होंगे। इसके अलावा एग योक, मीट, लिवर, चीज़ के अंदर भी पड़ी हुई होती है विटामिन K। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ब्लड कोगुलेशन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर विटामिन K का फंक्शन है। ब्लड कोगुलेशन इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। किस तरह से होता है कि ये जो है ना जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके अंदर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि 13 आई थिंक 13 ही है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो वो जो अब सबके सब को नहीं करना विटामिन K ने, इनमें से किन किन को करना है, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10, ठीक है। ये वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनके अंदर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होगी, यानी प्रोटीन्स होंगी। ये जो फैक्टर्स हैं प्रोटीन्स होंगी, तो इनकी सिंथेसिस के बाद इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाई जाएगी, कुछ चेंजेस लाई जाएंगी ताकि वो क्या कीजिए अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर आएँ, और जब एक्टिव फॉर्म के अंदर आएंगी तो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगी। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये बेसिकली आपके जो है ना इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। यानी आप जैसे आप जाइमोजिन पढ़ कर आए थे कि वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो सिंथेसाइज होती है। फिर अगेन नॉन एग्जाम्पल से आपको इसको रिलेट करूँगी कि हमने पेप्सिनोजिन पढ़ा था कि पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिंथेसाइज होती है। तो इसी तरह से वो क्या है, जाइमोजिन है, इनएक्टिव है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये भी इनएक्टिव होंगे,
और इनकी एक्टिवेशन के लिए ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। एट द टाइम ऑफ नीड ये मॉडिफिकेशन होगी, ये चेंजेस आएंगी, तो फिर ये फैक्टर्स जो होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे या केपेबल होंगे ऑफ देयर फंक्शन। अब विटामिन के जो है वो एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, ठीक है, फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट इन द प्रोटीन। अब क्या होता है कि इन प्रोटीन्स के अंदर ये जो भी हमने कोफैक्टर्स पढ़े 2, 7, 9 और 10, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास एक ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू लगा होता है, उसकी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है और इस तरह से ये कार्बोक्सिलेशन जो होती है वो विटामिन के जो है वो एज अ कोफैक्टर काम करता है। एडिशनल जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस रिएक्शन के लिए वो क्या होंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। ये क्या करता है कि हमारे पास इस प्रोटीन के अंदर ग्लूटामेट पड़ा हुआ होता है, उस ग्लूटामेट की कार्बोक्सिलेशन करा देता है। जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है वो क्या होगी कि हमारे पास गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बन जाएगा। ग्लूटामेट की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ग्लूटामिक एसिड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है और इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी द कार्बोक्सिलेज। अब जब ये बन गया है ये एक पूरे साइकिल के थ्रू बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास इसके इनहिबिटर्स भी रिक्वायर्ड हैं, इसके इनहिबिटर्स भी होंगे, ठीक है, ताकि अब कुछ सारी डिजीजेस तो ऐसी नहीं ना होंगी जिसमें हमें कोगुलेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। हमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसके अंदर ब्लड बिना ज़रूरत के जमना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हमें एंटी कोगुलेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो। तो वो हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल सोर्स जो होगा एंटी कोगुलेंट का वो हमारे पास डाइक्यूमेरोल है और जो सिंथेटिक है वो वारफरिन है। ये क्या करेगा, ये एक एंजाइम होता है रिडक्टेज, उस रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा और उसकी वजह से पूरा साइकिल नहीं चलेगा और पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी, और पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी तो फिर हमारे पास कोफैक्टर्स जो हैं वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ही रहेंगे और ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा। अब आप ये देख लें कि ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वो प्रिकर्सर्स हैं जो अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल कोफैक्टर 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास इस प्रोटीन के अंदर ग्लूटामेट पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि हमारे पास विटामिन के जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इस प्रोटीन के अंदर पड़े हुए ग्लूटामेट को ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब एसिड हो गया तो ये हाईली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये अब क्या होगी, ये प्रोटीन हाईली नेगेटिव हो गई है। अब हाईली नेगेटिव है तो ये हाई एफिनिटी रखेगी फॉर द कैल्शियम बाइंडिंग, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज्ड कैल्शियम आयन के साथ जो है वो बाइंड करेगी। इसकी बाइंडिंग जो है वो क्या बना देगी, कॉम्प्लेक्स बना देगी, कैल्शियम बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। वो यहाँ पे उसने लिखा है कि हमारे पास ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये क्या कर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये कंबाइन करेगा विद द कैल्शियम टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। उसने कहा कि हमने ये प्रोथ्रोम्बिन लिया फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा कि जब प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे। प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर जो फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए होंगे उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा। ये जो है इसकी बाइंडिंग जो है ये क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन, यानी वहाँ पे भी फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे जो कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ये सारी कहानी थी ब्लड क्लॉटिंग की कि किस तरह से हमारा सारा साइकिल चलता है। ये ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। विटामिन के जो है वो अपनी हाइड्रोक्विनिन फॉर्म से किस में जाएगा, 2,3 एपॉक्साइड फॉर्म के अंदर। अब ये 2,3 एपॉक्साइड ये पूरा कैल्शियम का साइकिल है, ठीक है। ये तो काम हो रहा है ना, इसके साथ साथ इस पूरे काम के लिए ये इस फेज से भी गुजर के जाता है, ठीक है। 2,3 एपॉक्साइड फॉर्म ये रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू क्यूनिन फॉर्म के अंदर जाएगी। क्यूनिन फॉर्म दोबारा रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू हमारे पास हाइड्रोक्यूनिन फॉर्म के अंदर जाएगी जो कि रिक्वायर्ड होगी फॉर द कार्बोक्सिलेज एंजाइम फॉर
रिएक्शन। अच्छा, अब क्या होगा कि हमने क्या करना है कि हमने इस रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करना है अगर ब्लड की कोगुलेशन ज़्यादा है विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट, फॉर एग्जांपल वारफरिन। ठीक है, ये सारी कहानी थी हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के। हमारे पास जो विटामिन के हैं वो क्या करती हैं, सिमिलरली फाउंड टू कार्बोक्सिलेट द स्पेसिफिक ग्लूटामेट रेजिड्यूज ऑफ द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर भी हमारे पास, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हम ग्लूटामेट रेजिड्यू देख कर आए थे, इन प्रोटीन्स के अंदर भी ग्लूटामेट रेजिड्यूज पड़े हुए होते हैं और कैल्शियम जो है वो इसी तरह से उन पे एक्ट करता है और इस तरह से उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रोटीन्स की कि वो कैल्शियम को ईजिली डिपॉजिट कर सके विद इन देयर टिश्यूज़। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल कैल्सिनिन अगर एक प्रोटीन है जो कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन कराएगी, तो उस कैल्सिनिन प्रोटीन के अंदर भी हमारे पास ग्लूटामेट रेजिड्यूज पड़े हुए होंगे। विटामिन के जो होंगे उनको उसी तरह से मतलब एक्टिव कराएंगे और उनकी एक्टिविटी इन्हांस होगी। अदर फंक्शन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, किस तरह से ये करता है कि ये हमारे पास कहता है ये एक नेसेसरी कोफैक्टर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर, एसोसिएटेड है विद द माइटोकॉन्ड्रियल लिपिड्स। The UV irradiation of the isolated mitochondria destroys their vitamin K content and ultimately their ability for oxidative phosphorylation। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो UV थी उन्होंने आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, हमने आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर UV रेज डाली तो फिर इससे क्या हुआ कि उसका जो विटामिन के का कंटेंट था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि हम देख कर आए थे कि उनकी एक्टिविटी क्या है, एसिड से अल्कली से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो UV रेज डालने से क्या हुआ कि विटामिन के जो है वो डैमेज हो गया। अब जब विटामिन के डैमेज हो गया तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन थी, कैपेसिटी या प्रॉपर्टी, वो ख़त्म हो गई और ये दोबारा किस तरह से रिस्टोर हुई जब हमने उसमें विटामिन के डाला। तो हमें ये पता चला कि विटामिन के जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो इतनी कॉमन नहीं होती, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है किस वाजह से, या तो उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, ठीक है, लैक ऑफ सॉल्ट्स की वजह से उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या तो जो विटामिन है वो लूज़ हो रहा है थ्रू द फीसेस, या तो एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो और वो एंटीबायोटिक्स जो है जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है या जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब जब वो स्पीशीज़ नहीं होंगी तो विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होगी। इस तरह से ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कि डेफिशिएंसी इंड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो स्टीराइल होता है और उसके अंदर बैक्टीरिया भी नहीं होती, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी अपनी विटामिन के इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसका विटामिन के का लेवल इतना नहीं होता, और जो मिल्क से लिया हुआ होता है वो सिर्फ 1/5 होता है ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट, जो कि इनसफिशिएंट है। तो इस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है वो एट हायर रिस्क होता है ऑफ द हेमरेजिक हेमोलाइसिस, तो उसके ब्लड के आरबीसी जो होंगे वो रप्चर हो जाएंगे और इस तरह से उसमें क्या होगा, बर्थ के बाद हेमरेजिक हेमोलाइसिस हो सकता है। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये एक जनरल वो था कि हमारे पास बेबी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये कंडीशन हो सकती है। फिर आफ्टर बर्थ हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं 1 mg का विटामिन K3 का, यानी सिंथेटिक विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं एज प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि बिफोर हम जो है ना वो लगा देते हैं, बिफोर टाइम, ये जहाँ पे चांसेस हो के ये हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। अच्छा जी, तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ को। ये हमारे पास विटामिन के है, ये एक्ट करता है एज एन कोएंजाइम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और इसकी डेफिशिएंसीज की वजह से इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग होगी या फिर हमारे पास हेमरेजिक डिजीज़ आती हैं जैसे हम अभी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देख कर आए। ये था हमारा
विटामिन के और विटामिन ई का लेक्चर। आपको जो भी बात नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।